दोस्तों ये बात बहुत अजीब है, लेकिन आज आसमान में जो भी हवाई जहाज उड़ रहा है, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उन्हें सिर्फ दो ही कंपनियां बना रही हैं और पूरी दुनिया में इनके अलावा कोई और एरोप्लेन यानी कि पैसेंजर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। वो दोनों कंपनियां कोई और नहीं बल्कि जानी मानी कंपनी बोइंग और एयरबस है। दोनों ही कंपनियों का भारत से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि भारत में आज के टाइम में कोई भी हवाई जहाज बनाया नहीं जाता। पर भारत में 1980 से हवाई जहाज बनाने का काम शुरू जरूर हुआ था, लेकिन वो शुरू हुआ काम सिर्फ शुरुआत तक ही रह गया और कभी भी भारत इस सेक्टर में खुद को मजबूत नहीं बना सका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी है या फिर जहाज बनाने के लिए जरूरी टैलेंट और नॉलेज की कमी है। आज भी भारत के इंजीनियर और डिजाइनर बहुत बेहतरीन क्वालिटी के अच्छे पैसेंजर हवाई जहाज बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बना सकते हैं तो बनाते क्यों नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा एविएशन मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही क्या, भारत जैसे कई देशों के यहाँ प्लेन ना बना पाने का मेजर रीजन और कुछ नहीं बल्कि यही एविएशन मार्केट ही है, जिसको महज दो कंपनियां कठपुतली की तरह चला रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर किसी भी बाहर की कंपनी को एंट्री नहीं मिलती और भारत भी उन्हीं देशों में आता है जिसको इस एविएशन मार्केट में एंट्री नहीं मिलती है। अब ऐसा क्यों है और कैसे इस मार्केट की शक्ल ऐसी बन गई कि इसमें किसी और की एंट्री अलाउड नहीं है, उसे समझने के लिए आपको इन दोनों कंपनियों के इतिहास को समझना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि बोइंग और एयरबस कंपनी की सफलता के पीछे बहुत बड़ा इतिहास रहा है। बात करें बोइंग की तो 1918 में बोइंग की शुरुआत अमेरिका में हुई। एक लकड़ी व्यापारी ने अपने नाम पर एक एविएशन कंपनी खोली जिसका नाम बोइंग रखा गया और देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ी कंपनी के नाम से उभर चुकी थी। शुरुआत में ये कंपनी वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्टेशन क्राफ्ट बनाती थी, जिस वजह से ये कंपनी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी बनकर काफी लंबे समय तक रही। क्योंकि उस समय पर बोइंग के मार्केट में कोई नहीं था, इसलिए इसे सरकार भी बड़ा करने के लिए सपोर्ट करती थी। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर पहुंचा और अमेरिका इस जंग में एक पूरे धड़े को लीड करने लगा, तब बोइंग कंपनी सरकार के लिए एक पार्टनर की तरह बन गई, जिस वजह से उस टाइम पर सरकार ने $100 बिलियन तक की फंडिंग बोइंग कंपनी को दी, जिसके तहत बोइंग कंपनी ने वॉर के लिए बहुत सारे जेट्स, एयरक्राफ्ट, वो भी अलग अलग मॉडल के बना करके अमेरिकी सरकार को मुहैया करवाती रही। यही कारण था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होते होते बोइंग और अमेरिकी सरकार का संपर्क इतना बढ़ गया कि सबको लगता था कि बोइंग कंपनी को अमेरिकी सरकार चला रही है, जो कि एक तरह से सच भी था। लेकिन उस समय पर कई सारी छोटी बड़ी एविएशन कंपनी इस इंडस्ट्री में डेवलप कर रही थी। इन कंपनीज ने भी जंग के लिए एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और कुछ नए इनोवेशन दिखाए, लेकिन उस समय तक बोइंग अपने आप में जितना बड़ा बन गया था और जिस तरह से सरकार का सपोर्ट था, उसकी वजह से कोई भी एविएशन कंपनी बोइंग कंपनी के सामने टिक नहीं पाती। ऐसे में इस कंपनी से अमेरिका इस पूरे मार्केट को अपने अंडर में किए हुए था और पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में अमेरिका की मोनोपोली चल रही थी। इसी चीज को खत्म करने के लिए फिर दुनिया में बाकी के बड़े देश आगे आए और उन्होंने सोचा कि इसका कुछ किया जाना चाहिए। इसीलिए आखिर में जर्मनी, फ्रांस और यूके ने फाइनली ये फैसला किया कि सारे देश अपनी छोटी छोटी एविएशन कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी और ताकतवर एविएशन कंपनी बनाएंगे, जिसके बाद उस ताकतवर कंपनी को बनाने की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया एयरबस। और इसी तरह एयरबस कंपनी वजूद में आई। तब से लेकर आज तक बोइंग और एयरबस ये दोनों कंपनियां मौजूद हैं और इन दोनों कंपनीज के सरकार के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब रिलेशन है तो उससे फायदा क्या है, उसे समझें तो इन कंपनीज को सरकार की तरफ से बहुत बड़ी मात्रा में पैसे और रिसोर्सेज मिलते रहते हैं। इसी वजह से आज तक कोई भी कंपनी इनके सामने टिक नहीं पाई। और अगर कोई भी कंपनी कोई भी बड़े पैसेंजर जहाज बनाकर इन दोनों कंपनियों को पीछे छोड़ना चाहे तो ये दोनों कंपनियां उस नई कंपनी को डुबो देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे एविएशन सेक्टर के जरूरी राइट्स सिर्फ इन दोनों के ही पास हैं, जिसकी वजह से नई कंपनी उस क्वालिटी का प्लेन नहीं बना पाती और फिर उनसे कोई भी एयरलाइन प्लेन नहीं खरीदती है। अब ऐसे में कोई नई कंपनी इस बात का रिस्क इसलिए नहीं लेती क्योंकि हवाई जहाज बनाने के लिए बहुत सारे कैपिटल्स की जरूरत पड़ती है और कोई भी नई कंपनी इतने सारे पैसे डुबाना नहीं चाहेगी। अब एक और फैक्टर आपको बताएं तो इस सेक्टर में लीड करने के लिए बोइंग और एयरबस कंपनी सरकार को अपनी साइड इसलिए रखती हैं ताकि वो एविएशन सेक्टर के नियमों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बदल सकें। अब इससे होता यह है कि जिस एक नियम पर अगर कोई नई कंपनी किसी देश में शुरू होती है तो इंटरनेशनल नियमों में बदलाव करके उसके प्लेन को उड़ने लायक ही नहीं छोड़ती ये कंपनियां। और तो और यही वजह है कि रूल्स इनके हिसाब से मोल्ड होने के कारण इन्हें कभी भी मेजर लॉस नहीं होता है। अब अगर वापस से भारत की बात पर आए तो भारत के पास सभी तरह के एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी है और कई बार भारत छोटे छोटे एयरक्राफ्ट बना के बेच भी चुका है।
पर जब बात आती है बड़े पैसेंजर जहाज बनाने की, तो भारत इस मार्केट में सिर्फ खरीदार बन के रह जाता है और वो पिछले 75 सालों से प्लेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। अब ऐसे में अगर भारत की कोई कंपनी इस मार्केट में उतरने की कोशिश भी करेगी, तो वो भी एक दिन इन दोनों कंपनी बोइंग और एयरबस के टारगेट में आ जाएगी और उनके रूल्स और पॉलिसीज के बदौलत भारत भी इस मार्केट में नहीं टिक पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करना चाहिए कि भले ही भारत की कोई कंपनी बड़े पैसेंजर प्लेन ना बना पाए, लेकिन अपनी एयर स्पेस में उड़ने के लिए कंपनियां छोटे छोटे प्लेन बना सकती हैं। और तो और भारत चाहे तो सारे छोटे एयरक्राफ्ट और छोटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाकर छोटे छोटे देशों में भी बेच सकता है। पर आज के टाइम में भारत की जिस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसके तहत अगर भारत सरकार किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे तो सरकार को बहुत सारे सवालों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उससे सरकार का नाम ही खराब होगा। इसीलिए कोई भी सरकार अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगी और यही कारण है कि आज के समय में भारत कोई भी बड़े पैसेंजर हवाई जहाज नहीं बनाता और न ही भारत की कोई कंपनी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने को तैयार है। खैर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कभी भी भारत की कोई कंपनी इस सेक्टर में कदम रखेगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।